हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 28 जुलाई के प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है मंकी पॉक्स के बारे में। यूएस में पाया गया कि एक व्यक्ति जो कि टूरिस्ट था, नाइजीरिया से यूएस आया और वो मंकी पॉक्स से पीड़ित था। अब प्रॉब्लम यह है कि मंकी पॉक्स नाम से भी क्लियर हो रहा है एक तरह की जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ मतलब वो बीमारियाँ जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं और फिर वो उसके बाद हो सकता है इंसानों से इंसानों में भी फैले, जो कि मंकी पॉक्स के केस में ऐसा होता है। तो जब ये अब न्यूज़ में आया है, चर्चा का विषय रहा है, तो कहाँ पर ये फैला हुआ अभी सर्वाधिक, तो वो नाइजीरिया में फैला हुआ। वहाँ पर ये एक एपिडेमिक डिक्लेयर्ड है। अब हमें पता होना चाहिए कि एपिडेमिक वर्सेस पेंडेमिक में क्या फ़र्क होता है। एपिडेमिक एक इलाके में या एक देश में या एक कम्युनिटी में ही सीमित रहता है और जब वो कई देशों में फैल जाता है तो उसे पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन पेंडेमिक डिक्लेयर करता है। हमने पहले ही डिटेल में कवर किया कि पेंडेमिक कैसे डिक्लेयर होता है, कौन सी बॉडी करती है, और आपने कोरोना के को कवर करते टाइम इसको ढंग से ज़रूर पढ़ा ही होगा। तो अभी जो एपिडेमिक है ये नाइजीरिया में है। नाइजीरिया का व्यक्ति यूएस गया, वहाँ से पकड़ा गया कि अच्छा ये कैरियर है मंकी पॉक्स का। तो अब मंकी पॉक्स शुरू कहाँ हुआ, तो 1958 में ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था कोंगो में, जो कि अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीका के कई रीजन्स में पहले भी फैल चुका था। लेकिन उस टाइम में जब ये अफ्रीका में फैला था तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती थी उसी वैक्सीन से ऑलमोस्ट 85% एक्यूरेसी के साथ इसकी रोकथाम की जाने लगी थी। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मिलती थी तो ये भी फैल नहीं पाता थी, ये बीमारी भी नहीं फैलती थी। लेकिन समस्या यहाँ ये हो गई है कि अब स्मॉल पॉक्स दुनिया से 1980 में स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो चुका है, उसका उन्मूलन कर दिया जा चुका है। तो उसके बाद से अगर अब किसी को मंकी पॉक्स हो रहा है तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर नाइजीरिया में फैला हुआ है तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है वैक्सीन इकट्ठा करने में। और शुरू कहाँ से हुआ था, तो कोंगो से। तो ये अगर इंडिया में भी आ जाए तो इंडिया के लिए अलग से एक सरदर्द बन सकता है। तो मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ी सी बातें हैं कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है और इसका जो नेचुरल कैरियर है वो अभी तक डिफाइन नहीं कि कौन इसको कैरी करता है। नाम तो मंकी पॉक्स है पर चूहे, बिल्ली, किसी भी चीज़ से कैरी हो सकता है, ये कुत्तों से भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, जैसे जो भी सिम्टम्स हम चेचक या स्मॉल पॉक्स में देखते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। बॉडी में दर्द होता है और फ़र्क ये है कि पूरे बॉडी में दाने निकल जाते हैं गोल गोल और वो लिम्प बन जाते हैं, उनमें पस्सा भी कभी कभी भरा हुआ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी को ख़राब करता है और 10 में से एक व्यक्ति की मौत भी इससे हो जाती है। तो एक डेडली डिजीज़ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। और मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का एक अंतर ये है कि स्मॉल पॉक्स में जो दाने होते हैं वो फूलते नहीं, स्वेल नहीं होते, उनमें सूजन नहीं आती। यहाँ पे वो लिम्फ जो है वो स्वेल कर जाते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन है पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और इसलिए काफ़ी खतरनाक और बहुत जल्दी ये रैपिडली फैलता है और इसकी प्रेजेंट में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये सारी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। अब अभी कहाँ फैला है, नाइजीरिया में। और नाइजीरिया का रीजन अगर आप देखें तो उसके आसपास कौन सी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, क्या चाड एक लैंडलॉक कंट्री है या फिर लेगोस कहाँ पर है, और ये रीजन आपका ब्राइट ऑफ बेनिन कहाँ पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री को देख रहे हैं। तो मैप में ये कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आ गया 2014 में पूछा गया था ये कि इन बीमारियों में किनको इंडिया में किसका उन्मूलन हो चुका है, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। ये आपके ऑप्शन है 1 and 2, 3 ओनली, 1 to 3 या नन। तो जैसे मैंने मेंशन किया कि स्मॉल पॉक्स दुनिया भर से खत्म हो चुका है तो ऑब्वियसली इंडिया से भी खत्म हो चुका है। लेकिन इसके अलावा डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स अभी तक इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बी होगा, केवल स्मॉल पॉक्स। आगे बात आती है, रशिया ने अपना एक नया स्पेस स्टेशन में अपना एक मॉड्यूल भेजा है जो कि उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके अटैच हो जाएगा, जिससे जो रशिया का अपना मॉड्यूल था जिनमें इनके रिसर्चर्स आके इनके एस्ट्रोनॉट्स आके रिसर्च करते थे और काम करते थे, वो और ज़्यादा आसानी के साथ काम कर पाएंगे। एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हम कहते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, रशिया में कहा जाता है कॉस्मोनॉट्स। तो पहले रशियन व्यक्ति थे जो स्पेस में गए, पहली महिला रशियन थी जो स्पेस में गई थी यूएसएसआर के टाइम में, तो वो उन्हें कॉस्मोनॉट्स कहते थे। लेकिन जब यूएस ने भेजा तो उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स कहना स्टार्ट किया और तब से हम एस्ट्रोनॉट ही यूज़ करते हैं। तो ये इनके जहाँ भी कॉस्मोनॉट मतलब आता है तो वही एस्ट्रोनॉट है, उसको रशिया कॉस्मोनॉट कहती है। तो नौ का मतलब होता है साइंस, और ये सबसे बड़ी स्पेस लेबोरेटरी है जो रशिया ने लॉन्च करी है। और ये उससे स्पेस फैसिलिटीज़ बहुत होंगी, टॉयलेट्स एक्स्ट्रा होंगे, कुछ और इक्विपमेंट्स होंगे। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया, बाकीनोर के पास, जहाँ से और भी लॉन्चिंग पहले होती थी। क्योंकि जो इस नासा के भी लोग अगर जाते थे तो यहीं से जाते थे, क्योंकि नासा ने लॉन्चिंग बंद करी थी अपने स्पेस स्टेशन के लिए फ्रॉम यूएसए। तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे अमेज़ॉन की कौन सी कंपनी बताइए मुझे आप, ब्लू ऑरिजिन्स या फिर बोइंग या स्पेस एक्स, अब ये कंपनियाँ प्राइवेट सेक्टर का ये काम कर रही हैं। तो नौका की बात हुई, जो एक मॉड्यूल है जो कि वहाँ जाकर उनसे कनेक्ट होगा। तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ इस तरह दिखता है।
ये हालांकि ईएसए की वेबसाइट से लिया गया पिक्चर है, तो यूरोप का बता रहा है, लेकिन आप देखिए अगर स्पेस स्टेशन है जहाँ कई सारे देशों के मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, इनमें ये नौका है, यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये नौका वाला इनका मॉड्यूल है, इसमें जाकर सोयज़ के थ्रू एक नया मॉड्यूल ऐड हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो उसको और कैपेसिटी मिल जाएगी, वहाँ और कार्य कर पाएंगे वो। ये जो अभी जहाँ पे जुड़ने वाला है ये नौका, ये ज़्वेदा, ये इनका मेन मॉड्यूल है, इसमें जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर काम करो, यहाँ देखिए आप बोइंग का है, यहाँ स्पेस एक्स का ड्रैगन यहाँ के अटैच हुआ था, हमने पढ़ा होगा पहले भी कि स्पेस एक्स भी लेके गया था कुछ एस्ट्रोनॉट्स को डेमो 2 मिशन के तहत, राइट। तो स्पेस एक्स का ड्रैगन यहाँ आके अटैच हुआ था, ये नौका यहाँ के अटैच हो रहा है। तो ये अलग अलग तरह से चीज़ें हैं जो अटैच होती जाती हैं और मॉड्यूल्स ऐड होते हैं। तो मॉड्यूल का फ़ायदा क्या होगा, और ज़्यादा स्पेस रिसर्च कर पाएंगे वो। तो ये काफ़ी टाइम से कोशिश में थे इसको ले जाने की, लेकिन कई बार कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा मिशन था ये। इसके साथ इसके अंदर क्या क्या जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन जनरेटर है, एक स्पेयर बेड है, एक टॉयलेट और एक रोबोटिक कार्गो है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। तो जो इनका एक रशिया का ज़्वेज़दा जो मॉड्यूल है जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐड कर रहा है तो कनेक्ट हो जा रहा है इसमें वो। तो और ज़्यादा सोफिस्टिकेशन प्रोवाइड करेगा उनको, और सिस्टम और स्ट्रक्चरल फंक्शनल सिस्टम देगा कि कैसे रशिया का जो ऑर्बिट सिस्टम है उस पर और डिटेल में काम कर सकें। तो ये मॉड्यूल जो आके उसमें लगेगा, उससे पहले कोई मॉड्यूल निकला होगा तभी तो भाई लगेगा, खुला तो नहीं छोड़ा होगा ना यहाँ से। तो यहाँ से पीर मॉड्यूल बाहर निकला है, और पीर मॉड्यूल जिसे पायर भी कहते हैं रशिया में, तो वो एक छोटा सा था इसके मुकाबले और डॉक हो रखा था वहाँ। अब ये बाहर निकल के धरती के आउटर लेयर में आके जल जाएगा और फिर कुछ हिस्सा इसका पैसिफिक ओशन में गिरेगा जो कि हार्मलेस होगा। ये जो निकाला गया था आईएसएस से वो प्रोग्रेस MS-16 कार्गो शिप के द्वारा निकाला गया था, जो फरवरी तक से उसमें डॉक्ड है, आईएसएस में डॉक्ड है, बाद में वो भी निकल जाएगा उससे। तो किसको निकाला, पिट्स को, कौन सा जा रहा है नौका, कहाँ पे, रशियन स्पेस स्टेशन में, किस मॉड्यूल को ऐड करेगा ज़्वेज़दा में, जिसका एक अलग पार्ट बनेगा ये नौका। तो रशिया को और कैपेबिलिटीज़ देगा रिसर्च की। कितनी इसकी लेंथ है, विड्थ है, वेट है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, पर क्या ले जा रहा है, तो ऑक्सीजन जनरेटर्स ले जा रहा है, स्पेयर बेड और रोबोटिक कार्गो भी साथ में लेके जा रहा है। इसके बाद एक कैंपेन चली, ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन। ये असल में नॉर्थ ईस्ट में चलाई गई, स्पेसिफिकली मेघालय में, और सोहरा का जो रीजन है उसे हम चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं। तो इस कैंपेन में कोशिश की गई कि जो सोहरा का रीजन है उस रीजन को और ज़्यादा ग्रीन किया जा सके, तो इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा और एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का जो अप्रोच है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो चेरापूंजी को ग्रीन करने की बात की गई है, और इसके लिए जो स्पेशल बात इसमें है कि असम राइफल्स इसमें ने इसको अडॉप्ट किया है कि वो असम राइफल्स यहाँ बहुत सारे स्पेस में प्लांटेशन करेगी, जिससे ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का जल जीवन मिशन है उसका एक और कंपोनेंट है, विच इज़ ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम, जो साथ साथ इंप्लीमेंट की जा रही है ताकि इस रीजन में पानी की बहुत कमी होती है। अब आपने पता है कि टनल सिस्टम बनता है, जब फनल सिस्टम बनता है, जब बादल इस रीजन में आते हैं, तो आप तो कहेंगे मौसिन राम है, चेरापूंजी है, यहाँ तो इतनी सारी बारिश होती है। अभी मौसिन राम है, लेकिन रिकॉर्ड असल में चेरापूंजी के पास ही है सर्वाधिक बारिश का। तो वो रीजन जो चेरापूंजी का है उसे हम सोहरा भी कहते हैं। तो यहाँ बारिश तो बहुत सारी होती है, पर क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है तो वो स्लोप से सारा पानी बह जाता है, उस रीजन के पास पानी ज़्यादा होता नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स की बात हो गई और गवर्नमेंट मेघालय मिल के यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम इम्प्लीमेंट करें, जिसके तहत जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है हर घर तक पहुँच पाए और पानी को किस तरह बचाया भी जा सके, क्योंकि बारिश तो होती है पर पानी बह जाता है। तो वो ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ के लिए है, मेघालय के लिए है, और ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है कि आप इसमें लगभग 3 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पहुँचा रहे हैं। तो जब बात करें तो चेरापूंजी की भी बात आती है, इसे सोहरा भी कहा जाता है, जो कि एक सब डिविजनल शहर है, कहाँ, खासी हिल्स के पास, ईस्ट खासी हिल्स में, नहीं मेघालय में। तो सोहरा को वेटेस्ट प्लेस इन अर्थ कहते हैं। हाल में मौसिन राम को ये उपाधि दी जाती है, पर अभी तक जो रिकॉर्ड है वो स्टिल चेरापूंजी के पास है कि ऑल टाइम रिकॉर्ड मोस्ट रेनफॉल एक साल में या एक ईयर में जो हुआ है वो 1 महीने में, वो अभी तक चेरापूंजी का है। तो चेरापूंजी को सोहरा कहते हैं, वहीं की बात चल रही है, राइट। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है पहला ग्रीन सेज डिक्लेयर हुआ है। तो ग्रीन सेज कौन डिक्लेयर कर रहा है भाई, कौन सी बॉडी है, तो वो है IGBC की ग्रीन सिटीज़ प्लेटिनम रेटिंग। तो IGBC क्या होती है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। IGBC रेटिंग्स प्रोवाइड करती है और बताती है कितनी कैपेसिटी या किस हद तक कोई बिल्डिंग ग्रीन है। यहाँ पर कांडला में, कांडला की लोकेशन क्या पहले मुझे आप बताइए, कहाँ पर है कांडला? क्या आपको अवेयरनेस है कि मैप पे आप कांडला कहाँ लोकेट कर पाएंगे? तो आपको इतना तो पता होगा कांडला कहाँ है, गुजरात में है। तो इसकी लोकेशन भी देख लीजिए, ये रही कांडला की लोकेशन, बिल्कुल यहाँ पोर्ट इसके पास है, राइट। तो अब यहाँ जो ग्रीन बिल्डिंग कोड है उसने इसको प्लेटिनम रेटिंग दी है, जिसको इंडिया का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी डिक्लेयर करता है। अब क्या खास बात है, क्यों भाई ऐसा, क्यों, क्या इन्होंने किया? तो इन्होंने लगभग 68 स्पीसीज ऑफ ट्री और 28 वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स को एक पीस ऑफ लैंड में
जहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया और 2019 के बाद से ऐसा कर दिया। अब इतने कम टाइम में ऐसा कैसे हो गया? तो वो जो टेक्निक है उसे कहते हैं मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड। ये अर्बन फॉरेस्ट्री का एक बहुत ज़ोरदार मेथड है, मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड। इस मेथड में किया क्या जाता है, ये जापानीज़ एक व्यक्ति थे मियावाकी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। इसके तहत आप एक ज़मीन के टुकड़े पे, जैसे शहरों में तो उतनी सारी ज़मीन नहीं है तो आप बहुत सारा प्लांटेशन नहीं कर सकते, तो और हर पेड़ वहाँ लगेगा भी नहीं। तो कोशिश की जाती है इस फॉरेस्टेशन मेथड के अंतर्गत कि जो इलाका है वहाँ की कौन सी इंडिजिनस वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हैं जो वहाँ जल्दी ग्रो कर पाएँ, आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एक ज़मीन के टुकड़े में वर्कआउट करते हैं और कुछ डिस्टेंस पे उनको ग्रो करते हैं, एक लेंथ पे लाके ग्रो करते हैं। हर 3 साल तक उनकी देखभाल की जाती है और इस फॉरेस्टेशन मेथड के तहत आप बहुत कम डिस्टेंस पे जो पेड़ वहाँ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उस जहाँ की नेटिव स्पीसीज है उनको आप ग्रो करते हैं और वो 2-3 साल के अंतर्गत ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए जैसे हमने देखा इस फॉरेस्टेशन का इस्तेमाल इंडिया में कई अर्बन जगह अर्बन फॉरेस्ट्री को ग्रो करने के लिए किया जाने की बात चल रही है। तो मियावाकी मेथड किससे रिलेटेड है? फॉरेस्टेशन से। इसी का इस्तेमाल कहाँ किया गया? कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिसकी वजह से वहाँ इतना सारा अपने फॉरेस्ट कवर ग्रो किया है और क्योंकि फॉरेस्ट के साथ साथ चिड़ियाँ वगैरह भी वहाँ आई हैं तो इसको ये रेटिंग मिली, प्लेटिनम रेटिंग, जो कि प्रोवाइड की किसने? तो IGBC ग्रीन सिटी रेटिंग सिस्टम ने, जो कि अगेन किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है CCI के अंतर्गत, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंतर्गत, और 2001 में ये फॉर्म की गई थी, राइट। और इसका काम है कि जो इंडिया की जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन सेटअप है, वो कैसे सस्टेनेबल रूप से हो पाए और कैसे इंडिया जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लीडर्स में से गिना जाने लगे 2025 तक। तो ये एम है। तो ये रेटिंग्स प्रोवाइड करती है और किसको प्रोवाइड करी? तो कांडला को। अगली बात आती है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस डिक्लेयर किया है इन सेक्टर्स के लिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को लेकर, क्योंकि इन्हें लगा कि यहाँ पर वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल बनाने की कैपेसिटी इंडिया में है और इसके लिए उन्होंने IIT बॉम्बे के साथ कोलेब्रेशन किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे वो फिल्मों का एरिया हो, चाहे कॉमिक्स का हो, चाहे डिजिटल गेमिंग की बात हो, वीडियो इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए इसे और ज़्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको एज अ सेक्टर ऑफ सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है, जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ की कैपेसिटी है और पोटेंशियल है और इंडिया के पास बहुत सारा ऐसा वर्कफोर्स भी है जो इस सेक्टर में काम कर सकता है। कई सारी जो हॉलीवुड के मेगा ब्लॉकबस्टर्स हैं उनकी भी कुछ जो विजुअल इफेक्ट्स का काम है वो इंडिया में होता है। तो VFX के क्षेत्र में इंडिया की मूवीज़ भी, चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ इंडस्ट्रीज़ की हो, तेलुगु इंडस्ट्रीज़ हो या तमिल हो, हर जगह काम उसके ऊपर किया जा रहा है। तो इसको एक सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, और इसके लिए एक नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस खोला जाएगा, राइट। अगला पॉइंट है 84 कोस परिक्रमा मार्ग का, यानी 84 कोस परिक्रमा मार्ग। ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग अयोध्या में बनाया जा रहा है, नेशनल हाईवे के आसपास। तो नॉर्मली अयोध्या में 3 परिक्रमा मतलब गोल चक्कर काटते हैं। अगर हिंदूज़ के लिए कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह होती है उसकी परिक्रमा की जाती है, उसके चक्कर काटे जाते हैं। तो इस तरह अयोध्या में 3 तरह की परिक्रमाओं का सिस्टम है। एक है 5 कोस परिक्रमा, एक है 14 कोस परिक्रमा और एक है 84 कोस परिक्रमा। तो 5 कोस परिक्रमा जो अयोध्या में भगवान राम का जो मेन महल था उसके आसपास का जो मेन कोर सिटी थी उसके आसपास की परिक्रमा करते हैं आप। और 14 कोस यानी 42 किलोमीटर्स का जो एरिया है उसमें आप जो मेन सिटी है उसको कवर करते हैं। और जो 84 कोस है इसके अंदर जो उस रिवर के आसपास का पूरा इलाका है उसको आप कवर करते हैं। तो जो वाल्मीकि रामायण का बालकांड है उसमें अयोध्या को कोशल देश बताया गया। तो कोशला के पास पहले 48 कोस में फैला हुआ था, ये बाद में 84 कोस तक फैल गया था। तो सरकार की कोशिश है 84 कोस यानी 275 किलोमीटर का जो पूरा रीजन है उस रीजन के आसपास जो परिक्रमा करना चाहें उनके लिए कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। इससे उस पूरे रीजन में टूरिज्म बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। तो 84 कोस परिक्रमा पूरा कोशल देश जो जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, जो जो इंपॉर्टेंट जगह वहाँ पर मेंशन है उन सभी एरिया को टच करेगी। तो उसमें भगवान राम का जो भी आपका उनका जो किंगडम था उसको पूरे इलाके को कवर करेगी। तो 14 कोस मेन अयोध्या सिटी के लिए, 5 कोस उनके इनर सर्कल के लिए जो कि हार्ट ऑफ राम्स किंगडम कहलाता है, और 84 कोस पूरे उस इलाके के लिए। तो क्यों भाई, क्या ज़रूरत है परिक्रमा और उसकी रूट की? तो जो राजा दशरथ थे उन्होंने एक पुत्र यष्टि यज्ञ किया था जिसके तहत, जो कि मनोरमा रिवर के पास किया गया था जो कि 20 किलोमीटर दूर है अयोध्या से, ताकि उनको पुत्र प्राप्ति हो। तो उसके लिए उनको 4 बेटे हुए थे, 3 वाइफ्स थे उनके। तो ये 84 कोस परिक्रमा उन सभी रीजन्स को कवर करता है जहाँ पर ये यज्ञ भी किए गए थे। तो इसको मखुआरा जो बस्ती का इलाका है वहाँ पर ये पहचाना था, यहाँ पर ये यज्ञ किया गया था। तो उस पूरे इलाके को, उस पूरे रीजन को कवर करता है 84 कोस परिक्रमा मार्ग। तो किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ पर है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बात आती है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है फार्मर्स को कि वो अगरवुड को और ज़रा डेवलप करें।
तो ये कैसे याद रहेगा आपको, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और अगरतला में अगरवुड बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, उसका नाम भी शायद अगर की वजह से ही ऐसा पड़ा है। तो अगर जो पेड़ होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है काफ़ी सुगंधित होती है, तो इसका इस्तेमाल सेंट्स में, इंसेंस स्टिक्स में किया जाता है, कई जगह किया जाता है। इन्हें वुड्स ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशबू इनके अंदर से आती है। तो ये नेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और वहाँ से लेके पापुआ न्यू गिनी तक ये फैले हुए उन एरियाज़ में पाए जाते हैं। अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, जिसको हमारे लिए स्पेशल बनाते हैं क्योंकि यूपीएससी को आदत है ऐसे चीज़ों का नाम पूछने के लिए जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, IUCN रेड लिस्ट पे हैं, और अभी अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है साइट्स में, क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में भी काम आते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाले एवरग्रीन ट्री स्पीसीज़ हैं। तो इसकी ग्रोथ की जाए तो फार्मर्स को भी फ़ायदा है और इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा है, और क्योंकि उस रीजन में जहाँ हम ग्रीन नॉर्थ ईस्ट की और ज़्यादा ग्रोथ करना चाह रहे हैं वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है इससे। ये सबसे एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है वर्ल्ड में, अगर हम बात करें फ्रेगमेंट अगर वुड की, सब खुशबू की काम आता है। तो इससे ऑयल्स भी बनते हैं और इससे आप ऑर्डरलेस और हेल्थी वुड का इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हैं एक सेंटेड इंसेंस या फिर परफ्यूम या ऑयल जो भी आप करना चाहें। तो इससे एक एरोमेटिक रेजिन भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये इसकी खास बात है। कहाँ पर है, क्यों है और किस लिए है, यह मेंशन कर दिया। इतनी डिटेल में कि क्या प्रोसीजर है इसको ग्रो करने का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर वुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इंसेंस में, परफ्यूम्स में, स्मॉल कार्विंग्स में, और कहाँ ये ज़्यादा मिलता है। तो अगरतला में, और कहा जाता है कि त्रिपुरा के अगरतला का नाम भी अगर वुड से ही शायद बना है। तो ये बात हो गई इस टॉपिक की। अब देखते हैं कितना आपको याद है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है विच इज़ एंडेमिक टू नाइजीरिया। इज इट ट्रू और फॉल्स? Nauka is an anti-tank guided missile. Green Sahara afforestation campaign is run by Meghalaya government with the help of Assam Rifles. First green industrial city in India, Indore, Madhya Pradesh. The Indian Green Building Council was part of CII and was formed in year 2001. बताइए कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं। यहाँ पे याद रखिए, अगर आप ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन की बात करें तो याद रखिए असम राइफल्स इसका पार्ट है, ना कि इंडियन आर्मी का कोई आपने कुछ और रेजिमेंट का नाम दे दिया, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये क्लैरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो असल में ये इसका सही आंसर है कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, क्योंकि ये कहाँ पर है, कांडला में। और ये क्या है, नौका, तो असल में रशियन एक ऑब्जर्वेटरी या एक मॉड्यूल है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटैच होने वाला है। तो ये हो गई बात इस चीज़ की। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।